मनुष्य एक सामाजिक प्रजाति है। संबंध खुशी, स्वास्थ्य और अवसाद दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययनों से पता चला है कि अकेलापन खराब आहार और कम व्यायाम जैसा है, जो जल्दी मृत्यु का कारण बन सकता है। यह अतिरंजित लग सकता है, पर साथी होना हमारे मस्तिष्क के जीवित रहने और विकसित होने का तरीका है। लेकिन इस किताब के विषय के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। हमारी बातचीत की गुणवत्ता भी मायने रखती है, न कि सिर्फ लोगों की संख्या या मौजूदगी। लगता है कि हमारा दिमाग भी छोटी छोटी बातों से नफरत करता है। 2010 में मैथियास मेल ने लोगों को 3 दिन तक आवाज रिकॉर्ड करने वाला उपकरण देकर दैनिक जीवन में घूमने को कहा। शोधकर्ताओं ने हर प्रतिभागी के दूसरों के साथ बिताए समय का विश्लेषण किया और देखा कि वे सामान्य बातचीत कर रहे थे या गहन विषयों पर चर्चा कर रहे थे। मूल रूप से उद्देश्य था यह समझना कि प्रतिभागी किस तरह की बातचीत में शामिल हो रहे थे और उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ रहा था। साथ ही शोधकर्ताओं ने लोगों की समग्र खुशी और मानसिक व शारीरिक कल्याण का भी मापन किया। उन्होंने पाया कि गहन और सारगर्भित बातचीत का बेहतर कल्याण और खुशी से सीधा संबंध है। यह वो बात है जिसका आपने शायद अनुमान लगाया या महसूस किया होगा कि दूसरों के साथ खुलकर बात करना कई स्तरों पर गहरा संतोष देता है। वहीं छोटी-मोटी बातें जो गहराई के विपरीत हैं, उनका कल्याण और खुशी से नकारात्मक संबंध पाया गया, यानी वे लोगों को कम खुश करती हैं। यह रहा सबूत कि छोटी बातचीत से बचना चाहिए या जल्द से जल्द उससे बाहर निकलना चाहिए। शोधकर्ता आर्थर आरोन ने 1977 में एक अध्ययन किया जिसमें अजनबी प्रतिभागियों को जोड़कर व्यक्तिगत प्रश्न पूछने को दिए। हालांकि प्रश्न बहुत हस्तक्षेपी नहीं थे, वे सामान्य बातचीत से अधिक गहरे थे। आप कैसे और क्यों प्रसिद्ध होना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप कैसे मरेंगे? आपकी सबसे भयानक याद क्या है? आप अपनी मां के साथ अपने रिश्ते के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आरोन ने पाया कि प्रतिभागियों ने इन गहरे सवालों का खुलेपन और आत्मीयता से जवाब दिया। प्रतिभागियों को नहीं लगा कि इन व्यक्तिगत सवालों ने उनकी निजता का उल्लंघन किया या उन्हें कमजोर बनाया, बल्कि इन सवालों ने उत्तरदाताओं में ईमानदारी, भावनात्मक खुलापन और सच्चाई को बढ़ावा दिया। वे अन्य प्रतिभागियों के करीब महसूस करने लगे, जो प्रयोग से पहले पूरी तरह अजनबी थे। इस अध्ययन के अगले संस्करणों को 36 प्रश्नों से प्यार कैसे करें जैसे नाम दिए गए, क्योंकि इसका प्रतिभागियों के बीच संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो पहले बिल्कुल नहीं थे। आप शायद पहले से ही अपने दिल की गहराइयों में जानते हैं कि इन 2 अध्ययनों ने क्या दर्शाया। हमारे संवाद में गहराई लाने से सकारात्मक परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम वास्तव में ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस किताब में मैं शुरू से अंत तक एक ढांचा देना चाहता हूं कि लोगों से कैसे प्रभावी ढंग से जुड़ें और छोटी बातों से आगे बढ़ें। हम बातचीत शुरू होने से पहले की तैयारी से लेकर छोटी बातों के सभी चरणों से गुजरते हुए कुछ अर्थपूर्ण तक पहुंचेंगे। इस किताब को पढ़ने के विचार से आप बातचीत में कूदने और देखने के लिए बेहद उत्साहित हो सकते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। आखिरकार, आप इस किताब को किसी वजह से पढ़ रहे हैं और प्रेरणा आपको अति उत्सुक बना सकती है। लेकिन फिलहाल जल्दबाजी करना एक गलती होगी। यह बिना ढाल, तलवार या पैंट के युद्ध में कूदने जैसा होगा। स्मॉल टॉक माइंडसेट बातचीत में सिर्फ तुरंत सोचकर मजेदार बातें करने से कहीं ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसा लगातार कर पाते हैं। ज्यादा टिकाऊ, आसान और व्यावहारिक है पहले से तैयारी करना। ध्यान दें, आप नौकरी, साक्षात्कार जैसी विशिष्ट बातचीत की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को सामान्य सामाजिक बातचीत में चमकने के लिए तैयार कर रहे हैं। इन दोनों में एक स्पष्ट अंतर है। जब आप बातचीत की तैयारी करेंगे तो मजेदार होना आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो मजेदार बातें और स्मॉल टॉक का पहला कदम है मानसिक रूप से तैयार होना। किसी नए व्यक्ति से मिलते समय बेतैयार न रहें। इसका वास्तव में क्या मतलब है? सोचिए, जब आप जागते हैं, आवाज भारी और अस्पष्ट होती है, विचार अस्त व्यस्त और भंवर में होते हैं, और मुंह से जो भी निकलता है उसका जवाब अक्सर होता है, क्या कहा आपने? आधी नींद में आप किसी बात का जवाब देने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ध्यान और जागरूकता की कमी होती है। यह हमारी सामान्य सामाजिक स्थिति है। जिस तरह हम आमतौर पर दुनिया में चलते फिरते हैं। मानसिक वार्म अप यानी सामाजिक मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचना और मोड़ना ताकि हम कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बार या नेटवर्किंग इवेंट में
सही छाप छोड़ने का आपके पास सिर्फ एक मौका होता है। अगर आप फिसल जाते हैं, जो कभी कभी होना लाजिमी है, तो क्या होगा? वह आपका लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र अवसर था। क्या आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे? याद करें, बचपन में हमें अजनबियों से बात न करने की हिदायत दी जाती थी। यह सद्भावनापूर्ण सलाह हमारे बचपन में उपयोगी रही होगी, जब हम चालाक अपराधियों के आसान शिकार हो सकते थे। अजनबी से खतरा एक वास्तविक चीज थी जिससे बचना था। सार्वजनिक स्थानों पर हम हेडफोन लगाकर फोन में डूब जाते हैं, अनजान लोगों से बातचीत को न्यूनतम रखना चाहते हैं। क्या यह आदत अब भी हमारे लिए फायदेमंद है? शायद नहीं, अगर हमारा लक्ष्य बातचीत और आकर्षण में बेहतर बनना है। हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वयस्क होने पर यह हमें दूसरों से अलग थलग कर देती है। यह हमें खुद की बनाई सामाजिक जेल में कैद कर देती है और जरूरत पड़ने पर हमें सामाजिक रूप से अक्षम बना देती है। कम से कम यह हमें लोगों से बातचीत के लिए तैयार नहीं करती, जैसे रात में अचानक हमला हो गया हो। 2014 में एप्ले और श्रोइडर ने ट्रेन और बस यात्रियों को 3 समूहों में बांटा। पहले को पास के अजनबी से बातचीत करने, दूसरे को अकेले रहने और तीसरे को सामान्य रूप से यात्रा करने का निर्देश दिया गया। हालांकि हर समूह ने अकेले रहने पर बेहतर महसूस करने की उम्मीद की, प्रयोग का परिणाम इसके विपरीत था। यात्रा के अंत में अजनबी से जुड़े यात्रियों ने उन लोगों की तुलना में अधिक सकारात्मक अनुभव बताया जो अलग रहे। लगता है हम सोचते हैं अजनबी से केवल अजीबता होगी, जबकि अप्रत्याशित संपर्क वास्तव में अच्छी भावनाएं पैदा करता है। इन निष्कर्षों के समर्थन में सैंडरस्ट्रॉम और डन 2013 के एक अध्ययन से पता चला कि रोज की कॉफी खरीदते समय हमारी कार्यकुशलता हमें खुशी के मौके से वंचित कर रही है, जबकि हम आमतौर पर बिना मुस्कुराए जल्दी से लेन देन करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि जो लोग मुस्कुराए और बरिस्ता से संक्षेप में बात की, उन्होंने अधिक सकारात्मक अनुभव किया। उन लोगों की तुलना में अधिक सकारात्मक भावनाएं जो निर्वैयक्तिक कुशल दृष्टिकोण अपनाते हैं। इन अध्ययनों के 2 मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला, हम सोचते हैं कि अजनबियों से बातचीत करने की बजाय अकेले रहना बेहतर है। दूसरा, हम पहले बिंदु के बारे में गलत हैं। अजनबियों से छोटी बातचीत करना हमें खुश और अधिक सामाजिक बनाता है, और यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है ताकि हम किसी भी परिस्थिति में बातचीत और छोटी बातों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। हमें और अधिक छोटी बातचीत करनी चाहिए, जिसे शोधकर्ता स्टीफन हैंडेल 10 सेकंड के रिश्ते कहते हैं। हालांकि हम छोटी बातचीत के फायदे नहीं समझ पाते, फिर भी यह समझ में आता है कि किसी अजनबी से बात शुरू करने का विचार कुछ लोगों को अप्रिय या यहां तक कि प्रतिकूल लग सकता है, खासकर जो सामाजिक प्रकृति के नहीं हैं। हम सार्थक सामाजिक बातचीत में असमर्थ महसूस करते हैं, इसलिए अकेले रहना पसंद करते हैं। हम इसका सामना कैसे करें और दूसरों से बातचीत के लिए खुद को तैयार कैसे करें? हम लोगों में रुचि लेने और सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाने की आदत कैसे डालें ताकि सार्थक संवाद हो सके? यही कारण है कि हम सिर्फ 10 सेकंड की बातचीत की कोशिश करते हैं। अरे, आप 1 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, नमस्ते, या 5 सेकंड, हाय, आपका दिन कैसा जा रहा है, सुनकर अच्छा लगा, अलविदा। यह आपके आराम के स्तर पर निर्भर करता है। लक्ष्य छोटे रखें और लगातार प्रयास करते रहें। आप बातचीत शुरू करने और सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाने के कई मौके पाते हैं। उदाहरण के लिए, अपने रोजमर्रा के दिन के बारे में सोचें। काम जाते वक्त आप कितने लोगों को अनदेखा करते हैं, चाहे सड़क पर, यात्रा में या लिफ्ट में खड़े लोग हों। कम से कम एक को सुप्रभात कहें और कोई तारीफ करें, अच्छा कोट है, कपड़ा आरामदायक लगता है, या कोई टिप्पणी, आज आसमान साफ है, लगता है बारिश रुक गई, या सवाल, देख रहा हूं आप जॉन ग्रिशम पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पसंद है, क्या आप लंच अकेले डेस्क पर झुके हुए खाते हैं? बजाय इसके, साझा जगह पर खाएं, जैसे ऑफिस पेंट्री या पास के पिकनिक एरिया में। उस सहकर्मी के पास बैठे जिससे कभी बात नहीं हुई और कंपनी की हाल की घटनाओं पर चर्चा शुरू करें। मैंने सुना आपका विभाग नया शोध शुरू कर रहा है, कैसा चल रहा है? अंत में, घर जाते वक्त सामान लेते समय किराने की दुकान में किसी और ग्राहक से बात करें, मैंने ये सॉस ऑनलाइन रेसिपी में देखी, क्या आपने इससे खाना बनाया है? कैशियर को मुस्कुराकर अभिवादन करें, पूछें, आपकी शिफ्ट कैसी चल रही है? समाज का यह वर्ग आपको अभ्यास करने में मदद कर सकता है। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं। बरिस्ता, कैब ड्राइवर
कैशियर आदि की नौकरी ग्राहक सेवा पर निर्भर है, उन्हें विनम्र रहना पड़ता है। इससे आपका सामाजिक डर कम होगा, क्योंकि वे आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और शायद आपके चुटकुलों पर हंसेंगे। आप देखेंगे कि असफलता इतनी बुरी नहीं होती और लोग जल्दी ही आगे बढ़ जाते हैं। वे अगले 10 मिनट में बातचीत भूल जाएंगे। काउंटर या कैश रजिस्टर पीछे एक बंधी हुई दर्शक मंडली होती है। ये कर्मचारी लंबे समय तक एक जगह खड़े रहते हैं। इन नौकरियों वालों को पता है, ये जीवन बहुत रोमांचक नहीं। ज्यादातर वक्त वे बोर होते हैं, तो उनसे बात करना उनके लिए अच्छा अनुभव होगा। आप उनका दिन जल्दी बिताएंगे और उन्हें कुछ करने को देंगे। आप शायद एकमात्र व्यक्ति होंगे जो उन्हें सम्मान देगा। यह उनके दिन का सबसे अच्छा पल होगा। दूसरे शब्दों में, वे आपसे बात करके खुश होंगे। सेवा कर्मियों के साथ आप कहानियां, प्रतिक्रियाएं, वाक्य, अभिवादन और चेहरे के भाव आजमा सकते हैं। जब तक आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं चोट पहुंचाते, ये लोग आपके प्रति विनम्र रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी रणनीतियों पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। आप लगातार अपने कौशल में सुधार कर सकते हैं। आप भविष्य की बातचीत में अपनी प्रगति देख सकते हैं। जैसे जैसे उनकी प्रतिक्रियाएं बदलती हैं, आप अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। यानी आप बिना किसी डर के अपने सामाजिक कौशल का अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित माहौल में हैं। इससे भी ज्यादा, आप लोगों को समझना, उनके संकेतों को पढ़ना और अलग अलग लोगों के साथ अपना व्यवहार समायोजित करना सीख सकते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन आप लोगों से मिलकर इसे तेजी से सीख सकते हैं। तो हर दिन किसी अजनबी से 10 सेकंड की बातचीत करने का लक्ष्य रखें, खासकर किसी कार्यक्रम या पार्टी जाते समय। यह आपको बातचीत के लिए तैयार करेगा और लोगों में रुचि लेने की आदत बनाएगा। एक बच्चे जैसा अभ्यास। मानसिक रूप से तैयार होना और रोजाना सामाजिक होने के मूड में आना छोटी बातों में अच्छा होने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है आप अपने शरीर को कैसे तैयार करते हैं। ऐसे सोचें, बातचीत एक दौड़ है और आपको उसके लिए वार्म अप और तैयारी करनी होगी। जब हम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहते हैं, खेल या पढ़ाई में, हम हमेशा कुछ वार्म अप करते हैं। यह आम समझ है कि आपको अपने शरीर और मन को वांछित प्रदर्शन के लिए तैयार करना चाहिए। धावक स्ट्रेच करते हैं, गायक स्वर साधते हैं, पर बातचीत करने वाले क्या करें? खैर, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आश्चर्यजनक है कि आपकी बोलने वाली मांसपेशियों को कितनी मदद चाहिए, और उन्हें सही आकार देना आपको तुरंत अधिक आकर्षक बना सकता है। याद करें, स्कूल में जब आप ध्यान नहीं दे रहे थे, शिक्षक ने आपको बुलाया और आपको गला साफ करने में 5 सेकंड लगे, फिर भी आप नर्वस और अजीब लग रहे थे क्योंकि आप तैयार नहीं थे। यही वह है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। साथ ही आपको आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं। बातचीत और छोटी छोटी बातों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए आपको बस वही करना है जो आपने जीवन में लगभग हर दिन किया है। जोर से पढ़ें। यह सरल लगता है, लेकिन इस बार जोर से पढ़ना अलग होगा, क्योंकि आपका एक उद्देश्य होगा। मैंने द विजार्ड ऑफ ओजन से एक अंश दिया है जो सार्वजनिक डोमेन में है। कॉपीराइट के चिंतित लोगों के लिए, अगर यह आपको पसंद नहीं आता तो आप अपना खुद का अंश ढूंढ सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि उसमें कई भावनाएं हों, अलग अलग पात्रों के संवाद के साथ। यह रहा। चीन की दीवार से उतरने के बाद यात्री एक अप्रिय देश में पहुंचे जो दलदल से भरा था और लंबी घनी घास से ढका हुआ था। कीचड़ भरे गड्ढों में गिरे बिना चलना मुश्किल था, क्योंकि घास इतनी घनी थी कि वह उन्हें छिपा देती थी। हालांकि सावधानी से चलते हुए वे सुरक्षित रूप से ठोस जमीन तक पहुंच गए। लेकिन यहां देश पहले से कहीं ज्यादा जंगली लग रहा था, और झाड़ियों से होकर लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ उनके देखे सबसे बड़े और पुराने थे। यह जंगल बिल्कुल मनमोहक है, शेर ने खुशी से चारों ओर देखते हुए कहा। मैंने इससे सुंदर जगह कभी नहीं देखी। यह उदास लगता है, बिजूका ने कहा। बिल्कुल नहीं, शेर ने जवाब दिया। मैं अपना पूरा जीवन यहीं बिताना चाहूंगा। देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे सूखे पत्ते कितने मुलायम हैं और इन पुराने पेड़ों पर लगी काई कितनी हरी भरी है।
निश्चित रूप से कोई जंगली जानवर इससे बेहतर घर की कामना नहीं कर सकता। शायद अब जंगल में जंगली जानवर हैं, डोरोथी ने कहा। हाँ, शायद हों, शेर ने जवाब दिया, पर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। वे तब तक जंगल में चलते रहे जब तक कि आगे बढ़ना मुश्किल ना हो गया। डोरोथी, टोटो और शेर सोने लेट गए, जबकि लकड़हारा और बिजुका हमेशा की तरह पहरा देते रहे। क्या यह आसान लग रहा है? चलो, ऊपर लिखे हुए अंश को खुद से जोर से पढ़कर देखो। शर्माओ मत। अगर आपने सच में ऐसा किया तो आपको महसूस होगा कि आपकी आवाज गर्म हो गई है और आप और बोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब असली काम शुरू होता है। कल्पना करो कि तुम यह अंश दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़कर सुना रहे हो। अंश को इस तरह पढ़ो जैसे तुम किसी प्रतियोगिता में हो, जहां सबसे ज्यादा भावुक और मजेदार प्रदर्शन जीतता है। मान लीजिए आप एक फिल्म ट्रेलर के लिए आवाज कलाकार हैं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सिर्फ आपकी आवाज है। जितना हो सके उतना अतिरंजित करें, हालांकि शुरुआत में ज्यादा नहीं हो पाएगा। हर भावना को 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर पेश करें। कहानी के कुछ हिस्सों को चिल्लाकर बोलें और कुछ को फुसफुसाकर। अलग अलग किरदारों के लिए विचित्र और मजेदार आवाजें इस्तेमाल करें। हंसी को पागलपन भरा बनाएं, गुस्से को उबलता हुआ दिखाएं, खुशी को उन्माद में बदल दें। आप समझ गए होंगे। वैसे आपको पाठ में कौन सी भावनाएं नजर आ रही हैं? इस छोटे से अंश में भी भावनात्मक उतार चढ़ाव मौजूद हैं। उन्हें व्यक्त करें और चरम सीमा तक पहुंचाकर अपनी भावनात्मक सीमा बढ़ाएं। अपनी आवाज के सुर ताल पर ध्यान दें। क्या आप एक रस आवाज का इस्तेमाल करने के आदी हैं? क्या कोई आपकी आवाज सुनकर बता सकता है कि पात्र या कथावाचक क्या सोच रहा है? अपनी आवाज की अभिव्यक्ति सीमा का अभ्यास करने के लिए इस अंश का उपयोग करें। भावनात्मक विविधता को अपनाने की कोशिश करें। चलो, इन नए निर्देशों के साथ दूसरी बार कोशिश करते हैं। क्या आपको कोई फर्क महसूस हुआ? यहां कुछ और निर्देश दिए जा रहे हैं। अपने उच्चारण और बोलने के तरीके पर ध्यान दें। दरअसल आप अपनी जीभ को गर्म कर रहे हैं ताकि बातचीत में न हकलाएं। यही वजह है कि संवाद वाला अंश होना चाहिए। जितना विविध पाठ पढ़ेंगे उतना ही बेहतर तैयार होंगे। अगर बुदबुदाने की आदत है तो रोकें और साफ आवाज में बोलें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। क्या लगता है कि सांस फूल रही है? ये इसलिए है क्योंकि आपका डायाफ्राम कमजोर है और आत्मविश्वास से बोलने का अभ्यस्त नहीं है। इसीलिए गायक अपने पेट पर हाथ रखते हैं। वे जांचते हैं कि उनका डायाफ्राम सक्रिय है या नहीं। कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि आपका पेट तना हुआ है। यहां मुख्य बात है अपने शब्दों में जान फूंकना। जो डायाफ्राम के बिना बोलते हैं वे शांत और दब्बू लगते हैं। जितना अच्छा आप बोलेंगे उतनी ही विस्तृत भावनाएं व्यक्त कर पाएंगे। कुछ कहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी बोलने की गति। आपकी बोलने की गति मददगार या हानिकारक हो सकती है। बोलने की गति अपने आप में एक भावना व्यक्त कर सकती है। बड़ी बात कहते समय धीमी गति से बोलें ताकि प्रभाव महसूस हो। गलत गति या पेसिंग से आपकी बात भ्रमित या गलत समझी जा सकती है। इसके अलावा सही समय पर लिए गए विराम शब्दों जितना ही कह सकते हैं। क्या आप अंश को एक बार और पढ़ने के लिए तैयार हैं? सुनिश्चित करें कि आप अभी जो पढ़ा उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। अब अपने तीसरे प्रयास की तुलना पहले बिना निर्देश वाले प्रयास से करें। यही अंतर है वार्म अप करने और न करने का, और पहला प्रयास वही है जो आप अक्सर दिखाते हैं। आशा है यह वार्म अप के फायदों का पर्याप्त उदाहरण है। क्या यह अभ्यास सारे निर्देशों के साथ आपके लिए बड़ी चुनौती था? शायद यह देखना अच्छा होगा कि आप रोजमर्रा की बातचीत में कितने अभिव्यक्तिहीन लगते हैं। अतिरिक्त लाभ यह है कि जब आप मूर्ख लग रहे हों तब भी आप अपनी भावनात्मक सीमाएं बढ़ा रहे होते हैं। आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, चाहे अकेले में ही, आपको अधिक अभिव्यंजक और आत्मविश्वासी बनाएगा। यह सब जोर से पढ़ने से, हाँ, अगर उद्देश्य और विचार से किया जाए। इस अध्याय में पूर्व वार्तालाप के बिंदु आपके मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान पर केंद्रित हैं। यानी अच्छी बातचीत के लिए आपको खुद को उसके मूड में लाने के तरीके खोजने होंगे। लेकिन हमने अभी तक यह नहीं बताया कि क्या कहना है ना? अब हम इसे सुधारेंगे। जैसा कि कहा गया, बातचीत हमेशा तुरंत सोचने की कला नहीं है। यह एक अलग कौशल है, पर रोजाना के लिए एक वार्तालाप रिज्यूमे बनाना ज्यादा उपयोगी है। इसका क्या मतलब है? खैर, कुछ बातें हैं। पहली, हम खुद के बारे में और दूसरों को क्या दिलचस्प लगेगा नहीं सोचते। क्या आपने कभी 2 सच और 1 झूठ का खेल खेला है? ये एक सामाजिक खेल है
जहां आपको अपने बारे में दिलचस्प बातें और कहानियां बतानी होती हैं। पर हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि हम खुद से ये नहीं पूछते कि लोग हमारे बारे में क्या जानना चाहते हैं। इस रेज्यूमे को बनाना आपकी पहचान, खासियतों, उपलब्धियों और नजरिए को पुख्ता करने में मदद करता है। दरअसल ये हमें आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, जब बातचीत गर्म हो और अजीब सन्नाटा छाने लगे तो कभी कभी हम घबरा जाते हैं और दिमाग एकदम खाली हो जाता है। हम तुरंत कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, पर हमारे पांव जैसे जम जाते हैं। तब ये बातचीत का रेज्यूमे बचाव करता है, क्योंकि ये आपकी एक संक्षिप्त झलक होती है। ये आपकी बेहतरीन कहानियों, उपलब्धियों, अनूठे अनुभवों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों की एक छोटी सूची होती है। इससे आप अपनी सबसे अच्छी बातें हमेशा तैयार रख सकते हैं। ये नौकरी इंटरव्यू के रेज्यूमे से अलग नहीं है, पर यहाँ मकसद बिल्कुल अलग है। अपने खास बातें तैयार करें, अभ्यास करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें बोलने को तैयार रहें। हालांकि इंटरव्यू की तरह इससे आप अपना सबसे अच्छा रूप दिखा सकते हैं। ऐसी तैयारी बेकार लग सकती है, पर सोचिए इंटरव्यू में कितनी मुश्किल होती है जब आप जल्दबाजी में कुछ सोचकर जवाब देते हैं, जानते हुए कि आपके शब्द साधारण या बेकार हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा और बजाय इसके आप बता सकते हैं कि आपका अत्यधिक समर्पण और कड़ी मेहनत कैसे एक कमजोरी हो सकती है। यह अंतर है एक अच्छा जवाब देने का। जब कोई पूछे, पिछले वीकेंड क्या किया, और बस यह कहने के बीच, कुछ खास नहीं, थोड़ा टीवी देखा, आपने क्या किया? और हम में से कितने लोग बिना हिचकिचाहट के इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो आपकी कहानी क्या है? बातचीत रिज्यूमे आपको याद दिलाता है कि आप उबाऊ नहीं हैं और लोगों को आप में दिलचस्पी लेनी चाहिए। बातचीत रिज्यूमे बनाना और अपडेट करना आपको अजीब मौन से बचा सकता है और दूसरों से जुड़ना आसान बना सकता है। अभी यह मुश्किल लग सकता है, पर सोचें, बिना तनाव के जवाब देना कितना आसान होगा। यह मानसिक पीड़ा की प्रक्रिया है जो वास्तविक बातचीत में सफलता लाएगी। आपके रेज्यूमे की बातें हमेशा रोजमर्रा की बातचीत में नहीं आएंगी, पर जितना ज्यादा दिमाग में होगा उतना ही दूसरों को दिखेगा और आप उतने ही आकर्षक लगेंगे। आपकी बातचीत रेज्यूमे के 4 हिस्से हैं, जिन्हें हर 2 हफ्ते में अपडेट करना अच्छा रहेगा। शायद आपने इन सवालों के बारे में कभी नहीं सोचा, इसलिए ये बातें आपकी बातचीत में नहीं आ रही हैं। खुद को कम मत आंकिए। याद रखें, अगर कोई सवाल पूछे तो सीधा जवाब देने की जरूरत नहीं। आप अपने तैयार किए गए विषय पर बात मोड़ सकते हैं। आखिरकार, जब कोई पूछता है, आपका वीकेंड कैसा रहा, वे वास्तव में वीकेंड के बारे में नहीं जानना चाहते। वे बस चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ दिलचस्प सुनना चाहते हैं। आपके 5 सबसे अनोखे अनुभव क्या हैं? आपकी 5 सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या हैं? 10 ऐसी चीजें बताएं जिनमें आप औसत से बेहतर हैं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। पिछले 5 सालों में आपने किन 10 जगहों की यात्रा की है? पिछले 5 सामाजिक कार्यक्रमों के नाम बताएं जिनमें आप गए। 10 चीजें बताएं जिनके बिना आप नहीं रह सकते। इस सवाल को शाब्दिक रूप से न लें। यह आपकी रुचियों के बारे में है, न कि घरेलू सामान। अप टू डेट रहना। इस हफ्ते और महीने की 5 प्रमुख घटनाएं क्या हैं? उनकी बुनियादी जानकारी और अपनी राय रखें। पिछले हफ्ते की 4 मजेदार निजी घटनाएं बताएं। उन्हें संक्षेप में कहानी के रूप में बता सकें। पिछले हफ्ते की 4 सबसे दिलचस्प बातें जो आपने पढ़ी या सुनी, उन्हें संक्षेप में कहानी के रूप में बता सकें। अगर आपको लगा कि दिमाग खाली हो रहा है, तो यह इसका इलाज है। इतनी जानकारी निकाली है कि अब बात खत्म होना नामुमकिन है। सामाजिक रूप से गहन स्थितियों में जाने से पहले इस रेज्यूमे की समीक्षा करना याद रखें, और आप किसी के साथ भी बने रहने में सक्षम होंगे। आप बस महसूस कर सकते हैं कि जबकि कुछ लोग बिजली की तुलना में तेज दिखाई देते हैं, वे उस पल में बस अपने बारे में अधिक याद कर सकते हैं। संवादी चरण। छोटी सी बात एक बुरा रैप हो जाता है, लेकिन छोटी बात के मूल्य को समझने में असफल होना यह कहने जैसा है कि आप शादी करना चाहते हैं लेकिन डेटिंग से नफरत करते हैं। एक आम तौर पर बहुत अनुक्रमिक तरीके से दूसरे की ओर जाता है। अपने सामाजिक को बेहतर बनाने का प्रयास करते समय याद रखने वाली पहली बात कौशल यह है कि बातचीत की कला में छोटी सी बात का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और महारत हासिल है। यह आपको बहुत तेजी से बड़ी बात करने के लिए मिल जाएगा। बातचीत और विस्तार से सामाजिककरण और लोगों के साथ संबंधों की खेती करना कुछ ऐसा है जो डिग्री से होता है, एक बार में नहीं। जूम आउट करें और आप देख सकते हैं
कि छोटी सी बात कहाँ फिट बैठती है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये आपके और किसी अन्य व्यक्ति के बीच की दूरी को बंद करने के कई चरणों में से पहला है। 4 अलग अलग चरणों के माध्यम से होने वाली बातचीत के बारे में सोचना उपयोगी हो सकता है। प्रत्येक एक उत्तरोत्तर अधिक अंतरंग। धीरे धीरे व्यक्ति के साथ विश्वास और तालमेल हासिल करके आप एक अच्छे रिश्ते की नींव रखने की अधिक संभावना रखते हैं। इसी तरह इन चरणों के माध्यम से दौड़ें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। या उन्हें गलत समझें और आप गलत शुरुआत कर सकते हैं और किसी के साथ संभावित अच्छे संबंध को बिगाड़ सकते हैं। पहला स्तर है कोई आश्चर्य नहीं। छोटी बातचीत, जिसे सामान्य शिष्टाचार या आम गपशप भी कहा जाता है। यह एक ठंडी शुरुआत से बातचीत को गति देना है। यह छोटा होना चाहिए। बातचीत की शुरुआत ऐसे विषय पर होनी चाहिए जिसमें सभी आराम से भाग ले सकें। आखिरकार इस समय आप सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। मौसम, सामान्य समसामयिक घटनाएं या वर्तमान में हो रही कोई बात, सभी अच्छे विषय हैं। यह चरण अपने बारे में बताने का नहीं, बल्कि संपर्क बनाने और सकारात्मक शुरुआत करने का है। कुछ भी गहन या विशिष्ट, लंबी नजर या शारीरिक स्पर्श से बचें। हल्का रखें और मुस्कुराएं। आपका लक्ष्य आराम से अगले चरण में बढ़ना है। छोटी बातचीत के बाद आप दोनों दूसरे चरण, तथ्य साझाकरण के लिए तैयार हो सकते हैं। यह एक परिचय का चरण है जहां आप अपने बारे में बताना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ काम करते हैं, रहते हैं, आपकी रुचियां, इस समय क्या कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात जो पिछली बातचीत या आप दोनों की वर्तमान स्थिति से जुड़ती हो। इस समय यहां आपको थोड़ा खुलकर अपने बारे में बताने का मौका मिलता है, जिससे विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है। हालांकि ध्यान रखें कि यह सिर्फ तथ्यों का आदान प्रदान है। अभी मजबूत राय और भावनाओं को बाहर रखें। दूसरे व्यक्ति को आपको धीरे धीरे जानने दें और केवल तभी आगे बढ़ें जब वे सहज हों और आपकी बातों का जवाब दे रहे हों। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इसी स्तर पर रहें। अगर वे आपकी जानकारी के बदले अपने बारे में बताते हैं तो आप शायद अगले चरण में जा सकते हैं। तीसरा चरण, राय साझा करना, आप दोनों को और करीब लाता है। समान विचार पाना आपको अपने दृष्टिकोण और राय साझा करने की अनुमति देता है। दोस्ती की नींव खोजने के लिए समानताएं ढूंढना एक सोच समझकर किया गया प्रयास है। बिना अतिक्रमण के ऐसे सवाल पूछें जो संभावित समानताएं उजागर करें। साझा संदर्भ या मत पाने के लिए थोड़ी बातचीत जरूरी है, पर बड़ा कनेक्शन होना आवश्यक नहीं। अच्छी छोटी बातचीत और आपस में जानकारी साझा करने से समानता के दिलचस्प बिंदु मिल सकते हैं। क्या आपने विश्वविद्यालय में समान विषय पढ़ा? क्या आप दोनों के बच्चे हैं? या आपकी कोई असामान्य रुचि समान है? बातचीत का संदर्भ तय करेगा कि आप कितनी गहराई में जाएंगे। बस स्टॉप पर अजनबी से बात बहन के मंगेतर से मिलने से कम गहरी होगी, पर प्रक्रिया वही रहेगी। अच्छे वार्तालापी जानते हैं कि कैसे तथ्यों और विवरणों पर ध्यान दें जिन पर वे चर्चा कर सकें या प्रश्न पूछ सकें। लोग वाकई दिलचस्प हो सकते हैं अगर आप उनसे सही सवाल पूछें। ध्यान रहे, अगर पिछले चरणों में आप सफल नहीं रहे तो साझा संबंध खोजना अनुचित या अवांछित लग सकता है। यदि दूसरा व्यक्ति धीमी गति से आगे बढ़ना चाहता है, आप अनजाने में तनाव का कारण बन सकते हैं। इसलिए पिछले चरणों से अच्छे संबंध और मित्रता पर वापस लौटने की क्षमता होनी चाहिए। बातचीत एक नाजुक संतुलन है। आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, पर सम्मानजनक और सतर्क रहें और दूसरे को जानते हुए उचित दूरी बनाए रखें। समझें कि किसी से खुलकर बात करने में समय और विश्वास लगता है, क्योंकि इससे असहजता या गलतफहमी हो सकती है। तीसरे चरण पर तभी जाएं जब बातचीत सहज और सकारात्मक लगे। भावनात्मक खुलासे का अंतिम चरण वह है जहां आप और भी खुलकर सीधे अपनी निजी भावनाएं साझा करते हैं। यह वास्तविक होना चाहिए। हर किसी की अंतरंगता की सीमा अलग होती है, इसलिए जरूरी है कि दोनों साथी एक दूसरे पर सच्चा भरोसा करें और सहज महसूस करें। इसीलिए पहले के सारे चरण महत्वपूर्ण हैं। आप कोई उत्साहजनक या डरावनी बात या फिर कोई दिल से तारीफ या निजी राय साझा कर सकते हैं। निसंदेह एक अच्छा रिश्ता इसी अंतिम चरण में रहकर और गहरा होता है, जब दोनों अपनी भावनाएं और नाजुक विचार साझा करते हैं, चाहे वह प्यार का, कारोबारी या परिवार का रिश्ता हो। इस स्तर तक पहुंचना मेहनत मांगता है, इससे हल्के में न लें। छोटी बातें बेकार नहीं, ये आगे के गहरे रिश्तों की नींव रखती हैं।